दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आजकल मीडिया में एक व्यक्ति की स्टेटमेंट आई हुई है और वो स्टेटमेंट है ना काफ़ी भावुक स्टेटमेंट है। तो दोस्तों आप थोड़ा समझ गए होंगे कि मैं उनको एक व्यक्ति बोल रहा हूँ। क्यों व्यक्ति बोल रहा हूँ? क्योंकि न तो वो किसी संवैधानिक पद पर हैं, न वे किसी पार्टी के नेता हैं, न किसी संगठन के अध्यक्ष और न ही किसी समाज का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए मैं उनको एक व्यक्ति बोल रहा हूँ। लेकिन उनकी पोस्ट का वो नाम लेने से मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सतपाल सिंह मलिक जी की। तो सतपाल मलिक जी बीमार हैं, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वहाँ से उन्होंने आईसीयू से एक पोस्ट डाली है कि मैं कर्जदार हूँ, मैं बीमार हूँ और मेरी हालत है दिनों दिन गिरती जा रही है, ख़राब होती जा रही है और ऐसे में मोदी सरकार मुझे फंसाना चाहती है। तो उन्होंने और भी कई बातें लिखी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो उनकी पोस्ट है ये काफ़ी भावुक पोस्ट है, मार्मिक पोस्ट है। तो लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि एक आदमी जो इतनी बीमारी की हालत में है, आईसीयू में है, लगातार उसकी सेहत बिगड़ती जा रही है, तो उन्होंने ये पोस्ट लिखी क्यों? और वो भी तब जबकि सीबीआई ने उनसे कोई भी पूछताछ नहीं की। हाँ, सीबीआई ने चार्जशीट में उनका नाम जरूर दिया है और सिर्फ ये नाम देने से ही उन्होंने ये पोस्ट डाल दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसकी दो वजह हो सकती हैं। पहला तो ये वजह हो सकती है कि अब उनको ये लगने लगा है कि वो फंस चुके हैं और बुढ़ापे में वो जाएंगे जेल, इसलिए वो अपनी बीमारी का और उसका वो बहाना करके न और लोगों की सिंपैथी हासिल करना चाहते हैं ताकि मोदी सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। या फिर ये है कि वो चाहते हैं कि लोग उनके साथ खड़े हों या कोई राजनीतिक पार्टी उनके साथ खड़ी हो। हालांकि अगर हम राजनीतिक पार्टी की बात करें तो जैसे उन्होंने भावुक पोस्ट डाली मोदी सरकार के खिलाफ है, तो कांग्रेस ने इस पोस्ट को लपक लिया और उन्होंने न सिर्फ मोदी की आलोचना की बल्कि राहुल गांधी जी हैं वो भी उनसे मिलने के लिए राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल गए। लेकिन ये तो दोस्तों इसलिए वो मिलने गए ना उनसे कि उन्होंने मोदी सरकार के ऊपर हमला किया है और मोदी सरकार के खिलाफ जो भी मुद्दा होगा या जो पोस्ट होगी या कोई बात होगी तो उसमें राहुल गांधी जो खुद अपनी राजनीतिक भूमि तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, खुद हाथ पैर मार रहे हैं सफल होने के लिए, तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी जी को भी मुझे ऐसा लगता है कि वो जानते हैं कि सतपाल मलिक जी का साथ नहीं दिया जा सकता और वो एक विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है। तो दोस्तों मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि सतपाल मलिक जी एक विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है और कोई भी राजनीतिक पार्टी उनके पक्ष में खड़ी नहीं होगी। हालांकि उनकी पोस्ट को भुनाने की जरूर कोशिश करेगी लेकिन कट्टर रूप से उनके साथ खड़ी नहीं होगी। तो क्यों खड़ी नहीं होगी, थोड़ा इसके लिए हम उनके राजनीतिक जीवन की या पूरे जीवन की चर्चा करना चाहेंगे ताकि थथोड़ा इस बात का भी पता चले। तो सतपाल मलिक जी ने अपनी जो शुरुआत की थी ना वो एक छात्र नेता के रूप में की थी और 1968-69 में वो एक छात्र नेता हुआ करते। लेकिन जब उनके अंदर कुछ काबिलियत दिखाई दी तो उस टाइम चौधरी चरण सिंह थे, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी भारत क्रांति दल। तो जब उन्होंने ये देखा कि ये युवा नेता हैं और एनर्जी है इनके अंदर तो उन्होंने उसको भारत क्रांति दल में शामिल कर लिया। लेकिन और भारत क्रांति दल से उनको टिकट भी दे दी और वो बागपत से एमएलए भी बन गए। लेकिन 1977 में चौधरी चरण सिंह ने भारत क्रांति दल का विलय कर दिया, भारतीय जनता पार्टी में उसका विलय कर दिया और उन्होंने एक नया दल बना लिया, नई पार्टी बनाई जिसका नाम था लोकदल। तो लोकदल में भी सतपाल मलिक जी थे वो शामिल हुए और चौधरी चरण सिंह ने उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया। लेकिन राज्यसभा का सदस्य दोस्तों बनाने के बाद जो सतपाल मलिक जी थे उन्होंने जब ये दिखाई दिया कि अगली बार चौधरी चरण सिंह उनको टिकट नहीं मिलेगी तो 1984 की बात है, तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस की टिकट से वो राज्यसभा में चले गए। यानी जिस चौधरी चरण सिंह ने उनको राजनीति में वो लेके आए थे, उनको विधायक बनाया, राज्यसभा का सदस्य बनाया, मान सम्मान दिया, उनको उन्होंने 1 मिनट में छोड़ दिया और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन जब उनको ये दिखाई दिया कि वो फोर्स कांड के कारण कांग्रेस का जो राजीव गांधी सरकार है वो गिर जाएगी और वीपी सिंह मलिक है उनकी जो सरकार है वो आने की संभावना है, तो उन्होंने तुरंत कांग्रेस को छोड़ दिया और वीपी सिंह के साथ चले गए, यानी वीपी सिंह की पार्टी में शामिल हो गए वो। लेकिन और 1989 में वीपी सिंह की पार्टी से उनको टिकट मिला अलीगढ़ से और वो अलीगढ़ से एमपी भी बने दोस्तों।
लेकिन जब उनको ये दिखाई दिया कि अगले 5 साल के अंदर वीपी सिंह का जो राजनीतिक कैरियर वो खत्म होने लग रहा है, तो उन्होंने तुरंत वीपी सिंह की पार्टी को छोड़ दिया और उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया 1996 में। लेकिन 1996 में दोस्तों उनको टिकट तो मिल गया, लेकिन वो चोई चरण सिंह के जो लड़के थे, चोई अजीत सिंह जी थे, उनसे वो हार गए। तो यानी जिस पार्टी से उन्होंने शुरुआत की थी उन्हीं पार्टी के युवराज ने उनको हरा दिया, क्योंकि उनकी जो छवि थी वो भी थोड़ा अदल बदलू के रूप में हो गई थी। तो 1996 में जब हार गए तो उसके बाद जब वो सारी पार्टियों में जा चुके थे, किसी भी पार्टी को ये पता चल गया था हर एक पार्टी को कि वो वफादार नहीं है, वो पार्टी को छोड़ देंगे जैसे मौका परस्त आदमी है। तो कुछ टाइम तक तो उन्होंने इंतजार किया, लेकिन 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी और तो उन्होंने बीजेपी का ग्राफ जो धीरे धीरे उठने लग रहा था, तो वो बीजेपी से जुड़ गए। बीजेपी से जुड़ने के बाद फिर वो उनको एमपी का टिकट मिला दोस्तों, यानी संसद के सदस्य के लिए उनका टिकट मिला, लेकिन वो फिर हार गए उसमें। और लेकिन इसमें एक दिक्कत और थी कि उस टाइम जब वो बीजेपी में थे, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जुड़े हुए थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी एक कानून लेके आए थे, भूमि अधिग्रहण बिल। तो बीजेपी में रहते हुए भी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास रहते हुए भी उन्होंने इस विधेयक का विरोध किया, और उन्हीं के विरोध के कारण अटल बिहारी वाजपेयी को ये जो भूमि अधिग्रहण बिल है ये वापस लेना पड़ा और उसको पास नहीं करवा पाए, ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। तो इसकी जो वजह थी वो भी ये सतपाल सिंह मलिक जी हुआ करते। लेकिन खैर दोस्तों, उसके बाद जब उनकी छवि को देखते हुए किसी भी पार्टी ने उनको अपने अंदर शामिल नहीं किया, तो वो बीजेपी में ही रहे। और बीजेपी में रहने के बाद जब 2017 की बारी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आई, तो पहले तो उन्होंने उनको देखा, लेकिन जब ये दिखाई दिया कि अब इनकी उम्र हो चुकी है, तो 2017 में बिहार का राज्यपाल बना दिया मोदी सरकार ने। हालांकि जो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, केंद्र सरकार की सिफारिश के ऊपर होती है। तो लेकिन जब वो बिहार के राज्यपाल बने तो वहाँ पर भी उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ही कार्य किया, और जो बीजेपी के नेता हुआ करते या उनके जो साथी पार्टी थी जिनके साथ उनका सहयोग था, उनके जो नेता हुआ करते उनके ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया, आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ये जो नेता है ये नेता नहीं है, बिजनेसमैन है और बीएड कॉलेजों को मालिक हैं, और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए और इनको सेवा करनी चाहिए। यानी बीजेपी की सिफारिश से, केंद्र सरकार की सिफारिश से वो बिहार के राज्यपाल बने और बीजेपी के नेताओं का ही वो विरोध करने लगे। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने उनको बिहार से हटा के 2018 में जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बना दिया। और जब उन्होंने जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया तो जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने शायद 2018 की बात है, 2018 में विधानसभा भंग कर दी, और विधानसभा ये कह के भंग कर दी कि मैं एक बेईमान आदमी नहीं बनना चाह रहा, और जो इस पार्टी के जो नेता हैं वो बेईमान है, और इसके कारण इलेक्शन दोबारा करवाने पड़े। तो जब उन्होंने ये इस तरह का कार्य किया, विधानसभा भंग कर दी, तो केंद्र सरकार ने, यानी मोदी सरकार की सिफारिश से उनको मेघालय का राज्यपाल बनाया गया दोस्तों। लेकिन जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से उनको हटा दिया गया और मेघालय का जब उनको राज्यपाल बनाया गया, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार के ऊपर और मोदी सरकार के ऊपर फिर से एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए। और सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जो पुलवामा हमला था ना, वो सरकार की गलती से हुआ, उसकी वजह सरकार थी, सरकार को ऐसे नहीं करना चाहिए था, सरकार को वैसे नहीं करना चाहिए था। यानी मोदी सरकार को ही पुलवामा अटैक के ऊपर कटघरे में खड़ा कर दिया, और उनका अप्रत्यक्ष रूप से ये आरोप था कि ये जो पुलवामा हमला हुआ है जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया था, ये मोदी की वजह से किया है, ये मोदी ने करवाया है क्योंकि उन्होंने उचित कार्रवाई नहीं की, ये उनका तात्पर्य था। खैर चलिए दोस्तों, इतना ही नहीं, उन्होंने उसी टाइम जम्मू कश्मीर के उसमें जब वो राज्यपाल थे, तो मेघालय के राज्यपाल होते हुए उन्होंने ये कहा कि जब मैं जम्मू कश्मीर का राज्यपाल था तो वहाँ पर कीरू जो जल विद्युत जो योजना थी उसमें फर्जीवाड़ा हुआ था, उसमें रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार था, मुझे भी 300 करोड़ की रिश्वत देने की कोशिश की है, बहुत बड़ा आरोप था दोस्तों। तो लेकिन जब सीबीआई ने इस मामले की जांच की तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं निकला, उल्टे उसमें जो संदिग्ध परिस्थिति थी वो सतपाल मलिक जी की ही दिखाई दी, और इन्हीं सतपाल मलिक जी की उसके कारण संदिग्ध आचरण के कारण अब सीबीआई ने उनका चार्जशीट में नाम वो किया है। लेकिन जब वो उनकी ये हरकतें देखी तो उन्होंने मेघालय के जो राज्यपाल थे वहाँ से भी सरकार ने उनको हटा दिया। तो फिर उसके बाद उन्होंने किसान आंदोलन था उनका समर्थन किया, और किसान आंदोलन में खुल के वो मोदी सरकार के खिलाफ बोले, और मोदी सरकार के खिलाफ ही नहीं बोले, किसान आंदोलन का समर्थन भी किया। और उसके बाद जब ये
पहलवानों का जो आंदोलन हुआ था उसमें भी विनेश फोगाट का जो आंदोलन था उसमें भी उन्होंने विनेश फोगाट का समर्थन किया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कदम कदम पर बीजेपी सरकार का उन्होंने खिलाफत की है और उसी खिलाफत के कारण आज उनके पास कोई भी पद नहीं है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार के खिलाफ उनका जो हमला बोलना वो मोदी सरकार को दबाव में लाना चाह रहे थे और वो ये चाह रहे थे कि उनको फिर से राज्यपाल बनाया जाए या और उनको पद दिया जाए, लेकिन ये मुझे संभव नहीं लगता क्योंकि वो जिस भी सरकार में गए हैं उसी सरकार की उन्होंने खिलाफत की और कभी भी किसी भी पार्टी के वो पक्ष में नहीं रहे हैं, किसी पार्टी के वफादार नहीं रहे हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात उनके जीवन की जो विडंबना मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने हमेशा अपने आप को जाट नेता स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन जाटों ने उसको स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो उनका आचरण रहा है वो हमेशा संदिग्ध आचरण रहा है। अगर वो जाट नेता के रूप में भी कोई संगठन बनाते या जाटों का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश की तो यहाँ पर भी वो कुछ ना कुछ संदिग्ध आचरण करते, किसानों के प्रति भी आचरण करते। तो लेकिन उनकी ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना कि जीवन में वो न तो किसी पार्टी के वफादार हो पाए न वो किसान नेता हो पाए, तो इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण ही आज भी वो ये आरोप लगाने लग रहे हैं मोदी सरकार के ऊपर कि मोदी सरकार मुझे फंसाना चाह रही है। एक्चुअली में ये सिर्फ उनकी निराशा ही है जीवन में। क्यों? क्योंकि आज वो 78 साल की हो चुके हैं और 78 साल की उम्र में भी उनको कहीं भी कोई भी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन हसरत उनकी आज भी ये है कि वो जाटों का प्रतिनिधित्व करे। लेकिन किसानों के और जो राकेश टिकैत जैसे लोग हैं वो उनसे ज़्यादा किसानों में उनकी मान्यता है। और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में चढ़ूनी जैसे लोग हैं और दूसरे पंजाब के अंदर भी डल्लेवाल जैसे और दूसरे नेता, लेकिन इन नेताओं के होते हुए भी सतपाल सिंह मलिक को कोई भी एक जाट नेता के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण सतपाल मलिक है जो सरकार को आरोप लगा रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि बुढ़ापे में उन्हें एक तरह से सहानुभूति मिले, दूसरी पार्टियों की सहानुभूति मिले, जाट समाज की सहानुभूति मिले, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि उनको इस तरह की कोई सहानुभूति मिलेगी और उनकी इस भावुक पोस्ट का मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होगा। और अगर सीबीआई ने उनको कहीं दोषी पाया और उनको ये दिखाई दिया कि इनका कोई वाचन संदिग्ध है या कोई लेन देन हुआ या भ्रष्टाचार में इनका नाम है, तो यकीनन सीबीआई उन्हें हवालात में या जेल में डालेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो दोषी पाए तो उनका बुढ़ापा, बाकी का जो बुढ़ापा है वो जेल में कटेगा और इसी डर के कारण शायद उन्होंने ये भावुक पोस्ट लिखी है। तो मेरा ये मानना है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरा मानना सही है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो भी आप कमेंट जरूर करें ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और इसके साथ ही एक बात चलते चलते आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा थोड़ा हौसला बनता रहे। आपने मेरे वीडियो के लिए टाइम लगाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।